हाय गाइस, वेलकम टू माय लेक्चर। गाइस, आज हम इनकम टैक्स में रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का टॉपिक करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जाना था कि कैसे हम इंडिविजुअल का, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन सबके रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमिन करते हैं। सो रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी में हम देखेंगे कि ओनली रेजिडेंट पर्सन के लिए, नॉट ओनली रेजिडेंट पर्सन के लिए और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है और कौन सी टैक्स से एग्जाम्प्टेड होती है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं ओनली रेजिडेंट ऑफ इंडिया की। इस पर्सन के लिए हमारी 5 इनकम टैक्सेबल होती है। नंबर 1 विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, नंबर 2 डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, नंबर 3 इज accrue or arise in India, number 4 deemed to be accrue or arise in India, and number 5 is income received outside India. सो इन पांचों इनकम को हम आगे डिटेल में समझेंगे कि रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रू और अराइज किसे कहते हैं और डीम टू बी एक्रू और अराइज में क्या क्या आता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट ओनली रेजिडेंट पर्सन की। इसमें भी हम 5 पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 द इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, नंबर 2 डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, नंबर 3 एक्रू और अराइज इन इंडिया, नंबर 4 डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, एंड नंबर 5 इज एक्रू और अराइज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस दैट इज कंट्रोल्ड और मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट पर्सन की। इसमें भी 4 कंडीशंस को इंक्लूड किया जाता है जो बिल्कुल सेम है। नंबर 1 रिसीव्ड इन इंडिया, नंबर 2 डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, नंबर 3 एक्रू और अराइज इन इंडिया, एंड नंबर 4 इज डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। सो ये हो गया हमारा ओनली रेजिडेंट, नॉट ओनली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। अब इन सबका मीनिंग देख लेते हैं कि रिसीव्ड इन इंडिया हम किसे कहते हैं, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का क्या मतलब है, एक्रू और अराइज में क्या क्या आता है और डीम टू बी एक्रू और अराइज में क्या क्या आता है। सो नंबर 1 इज रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड मीन्स द रिसिप्ट ऑफ इनकम ऑन द फर्स्ट ओकेजन। यहाँ पर अब प्लेस मैटर करता है कि आपने उस इनकम को फर्स्ट टाइम कहाँ पे रिसीव किया। अगर आप उसे डायरेक्टली इंडिया में रिसीव कर रहे हैं तो ये तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर आप उसे इंडिया से बाहर रिसीव कर रहे हैं तो ये ओनली फर्स्ट वाले पर्सन के लिए टैक्सेबल होगा अनलेस इट इज इंक्लूडेड एनी बिजनेस और प्रोफेशन। अगर इसमें बिजनेस और प्रोफेशन भी इंक्लूड है विच इज कंट्रोल्ड और मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया, सो इट इज ऑल्सो टैक्सेबल फॉर नॉट ओनली रेजिडेंट पर्सन ऑफ इंडिया। सो रिसीव्ड का मतलब है कि डायरेक्टली और फर्स्ट टाइम आप इसे कहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेन में जॉब करते हो, वहां पे आपने इनकम को अर्न किया और वहीं पे ही आपने उसे रिसीव कर लिया, बाद में आपने उसे इंडिया में भेज दिया, तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले पर्सन, ओनली रेजिडेंट पर्सन ऑफ इंडिया के लिए टैक्सेबल होगी जो इंक्लूड होगी इन द पॉइंट इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। बाकी जो दोनों पर्सन है नॉट ओनली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, उनके लिए ये टैक्स एग्जाम्प्टेड होगी, इसके ऊपर टैक्स इंडिया में चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब है कि आपने उस इनकम को अभी तक रिसीव नहीं किया लेकिन इन फ्यूचर आप उसे रिसीव कर लोगे, तो ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे कि टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, नंबर 2 इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कोई ट्रांसफर्ड बैलेंस है उसे भी हम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया में कंसीडर करेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है वो भी इसी में आ जाएगा। डिविडेंड की बात करें अगर वो डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो भी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया में ही आएगा। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स जिसे हम कंसीडर करेंगे डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्रू और अराइज की। एक्रू और अराइज मींस द राइट टू रिसीव द इनकम। मतलब अगर आपने उसे इंडिया में अराइज किया है, अर्न किया है, चाहे आप उसे फॉरेन में रिसीव कर रहे हैं, फिर भी इंडिया में तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल होगा बिकॉज इट इज एक्रू और अराइज इन इंडिया। नेक्स्ट आता है डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। ऐसा माना गया है कि ये इंडिया में अराइज हुई है या एक्रू हुई है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1 इज अगर आप इंडिया में कोई भी सैलरी अर्न कर रहे हो, अगर आप इंडियन कंपनी से कोई भी डिविडेंड रिसीव कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, वो भी आपका डीम टू बी एक्रू और अराइज में आएगा। Next, income by way of interest. The interest payable by the Indian government is also treated as deemed to be accrue or arise in India. तो ये हो गए चारों के मीनिंग। रिसीव्ड क्या होता है, deemed to be received in India, accrue or arise in India और deemed to be accrue or arise in India। तो ये हो गया रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी कि कैसे टैक्स चार्ज किया जाता है तीनों पर्सन के ऊपर। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो गाइज हम मिस्टर एक्स की कुछ इनकम्स ले लेते हैं फॉर द प्रीवियस ईयर 22 to 23 बिकॉज हमारा असेसमेंट ईयर है 23 से 24। सो नंबर 1 इज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया, अमाउंट इज 10,000।
अब देखो ये किसके लिए टैक्सेबल होगा, पहले हम पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान, हमारा जो बिजनेस है वो ईरान में है, लेकिन जो से हमें प्रॉफिट रिसीव हो रहा है वो डायरेक्टली इंडिया में रिसीव हो रहा है। अमाउंट कितना है 10,000, तो ये तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल होगा। ये फर्स्ट वाले पॉइंट में आएगा, दैट इज रिसीव्ड इन इंडिया। सो ये ओनली रेजिडेंट पर्सन, नॉट ओनली रेजिडेंट पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन, तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया। अब जो मिस्टर एक्स की हाउस प्रॉपर्टी है वो भी ईरान में है, लेकिन जो उसे इनकम रिसीव हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे रिसीव होती है, जब हम उसे लेट आउट करते हैं, मतलब किराए पर देते हैं, वहां से जो भी हमें रेंट रिसीव होगा तो वो होगा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब वो हाउस प्रॉपर्टी तो ईरान में है, लेकिन जो उससे इनकम हमें रिसीव हो रही है वो डायरेक्टली इंडिया में रिसीव हो रही है। अमाउंट इज 1,000, सो ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। ये इंक्लूड होगा इन द पॉइंट नंबर 1, दैट इज रिसीव्ड इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन न्यूजीलैंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर 1,000 रुपीज। अब इस पॉइंट को अच्छे से देखो कि जो हमने हाउस प्रॉपर्टी है हमारी वो न्यूजीलैंड में है, और उससे जो हमें इनकम रिसीव हो रही है वो हम वहीं के बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अब ये भी नहीं बताया गया कि उसे हम बाद में इंडिया में लाए हैं या नहीं लाए, तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले पर्सन के लिए टैक्सेबल होगा, दैट इज ओनली रेजिडेंट पर्सन ऑफ इंडिया। ये फिफ्थ पॉइंट में इंक्लूड होगा, दैट इज इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, जो सिर्फ फर्स्ट वाले पर्सन के लिए टैक्सेबल होती है। सेकंड वाले के लिए टैक्सेबल सिर्फ तभी होगी जब उसके बिजनेस की मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया से होगी, और ये नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया पर्सन के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। अब ये क्या है कि आपने इस इनकम को रिसीव तो इंग्लैंड में किया है, लेकिन आपने उसे अर्न कहाँ किया है, इंडिया में। एक्रू कहाँ हुई है, वो इंडिया में। तो ये इनकम भी तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल होगी, बिकॉज इस इनकम को आपने इंडिया में एक्रू और अराइज की है। तो ये चारों जो हमारी इनकम होती है, रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, एक्रू और अराइज, और डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या था, एक्रूड इन इंडिया, तो तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर। अब कानपुर हमारा इंडिया में ही है और यहाँ के बिजनेस से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल है। ये अर्नड इन इंडिया भी है और रिसीव्ड इन इंडिया भी है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड, इट इज ऑल स्पेंट ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन लंडन, 5,000 रुपीज। तो अब देखो, जो हमने लास्ट में टॉपिक किया था एग्रीकल्चरल इनकम का, तो हमने देखा था कि सारी एग्रीकल्चरल इनकम हमारी टैक्स से एग्जाम्प्ट होती है, बट उसके लिए कंडीशन क्या थी कि अगर वो इंडिया में सिचुएटेड है। ये वाली जो एग्रीकल्चरल इनकम हमें रिसीव हो रही है वो इंग्लैंड से रिसीव हो रही है, मतलब हमारी एग्रीकल्चरल लैंड इंग्लैंड में है और वहां से हमें इनकम रिसीव हो रही है, तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले पर्सन के लिए टैक्सेबल होगी, दैट इज इंक्लूडेड इन पॉइंट नंबर 5, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो पहली बात, ये एग्रीकल्चरल इनकम तो है लेकिन ये इंडिया में नहीं है, इसलिए टैक्स एग्जाम्प्टेड नहीं होगी। दूसरी बात, किसके लिए टैक्सेबल होगी, सिर्फ फर्स्ट वाले पर्सन के लिए टैक्सेबल होगी, दैट इज ओनली रेजिडेंट पर्सन ऑफ इंडिया। अब लास्ट पॉइंट देखो, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन श्रीलंका बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब देखो, ये फर्स्ट वाले ओनली रेजिडेंट पर्सन ऑफ इंडिया के लिए तो टैक्सेबल है, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन पॉइंट नंबर 5, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब सेकेंड वाले पर्सन, नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, के लिए भी ये टैक्सेबल होगा, बिकॉज द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो हमने बात की थी कि जहां पर हमारा बिजनेस इंडिया से कंट्रोल और मैनेज होगा तो वहां पर वो नॉट ओनली रेजिडेंट पर्सन के लिए भी टैक्सेबल होगा। थर्ड वाले पर्सन, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, के लिए ये टैक्सेबल नहीं होगा। सो गाइज, यहाँ पर रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपके लिए भी एक कंडीशन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया 1 लाख रुपीज, ये किसके लिए टैक्सेबल होगा, तीनों के लिए होगा, 2 के लिए होगा, 1 के लिए होगा, या किसी के लिए भी नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।